पाकिस्तान के लिए मौशी लिहाज से आज बड़ी खबर भी है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय हो चुका है और जो जितने भी डिस्कशन थी, निगोशिएशंस थी, दे आर डन। और अब जो लास्ट किस्त मिलनी है विच इज़ 1.1 अरब डॉलर्स, ये पाकिस्तान को मिलेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ ज़रा खैर मकदम किया है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी काबीना के इजलास में उन्होंने गुफ्तगू की तो कहा कि ये कर्ज़ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और वो कहते हैं कि कोशिश करेंगे आइंदा कर्ज़ ना लें। लेकिन कि कैसे मुमकिन होगा कि हम आइंदा कर्ज़ ना लें, क्या हम करेंगे कि हम कर्ज़ ना लें? और इसके साथ साथ जो एक बुनियादी सवाल है कि IMF से इस मुआहदे के आखिर शराइत क्या हैं और अवाम पे इसका कितना बोझ आएगा, जो सारी बातें हुई हैं उसका अवाम पे कितना बोझ आना है, इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो मुस्लिम नून के रहनुमा बिलाल कियानी साहब साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। और अवाम कैसी है? देखिए, अवाम एक तो यकीनन रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने तो में सब्र करें। नहीं, देखिए बात ये, आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में वैसे ही एक हमारे मुल्क में, मुस्लिम वर्ल्ड में ओवरऑल एक मखसूस माहौल होता है। तो यकीनन इसमें आप जो हमारे मुल्क में आम तौर पे एक खैरात का मामला होता है वो भी आप ज़्यादा देखते हैं। आप जो दूसरी तरफ बात करें, यकीनन हालात माशी तौर पे मुश्किल हैं और लोग उन मुश्किल हालात के बावजूद अपने मामलात का गुजारा कर रहे हैं। तो अब यही बुनियादी मकसद है कि हमारी हुकूमत का भी, क्योंकि आपने IMF के प्रोग्राम का जिक्र किया और आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी आते ही सबसे पहले इब्तदा में मीटिंग्स मईशत पे ही लीं, पहले 3-4 दिन अपनी मुआशी टीम की लीं। तो एवरीवन रियलाइजेज़ दिस कि यही प्रायोरिटी होनी है और जब तक हम इन चीज़ों को, हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो जो रोज़गार का मामला है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद का मामला है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मामला है, ये हम इसका एक मुस्तकिल हल और बेहतरी हम नहीं ढूंढ सकेंगे। तो ये मकसद है। जिस तरह कह रहे हैं साहब भी कि जो नुकसानदेह है बेसिकली कर्जा मुल्क के लिए, तो अब ये ख्वाहिश ही रह गया कि हम कर्जे ना लें या फिर हम ये कहीं पर स्टॉप भी होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो आपने अभी IMF के प्रोग्राम की बात की, ये एक आखिरी रिव्यू था उस 9 माह के प्रोग्राम का जो हमारी हुकूमत ने जाते हुए किया था, जो एक $3 बिलियन की एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट थी। तो ये इसका आखिरी रिव्यू था। अब इसमें मज़ीद कोई शराइत वाली बात नहीं थी। जो शराइत या जो कंडीशंस या जो आपने पहले एग्री की थी उसकी टर्म्स का एक रिव्यू हुआ है कि वो प्रोग्राम अब मुकम्मल हो गया। तो आखिरी अब ये बात ज़रूर है कि आगे ये कंसिडर किया जाएगा कि क्या एक नया IMF के साथ प्रोग्राम एंटर किया जाए कि नहीं, ये फ़ैसला भी होना है। और देखिए, वो भी जो प्रोग्राम होता है उसमें ये थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि ये नहीं होता कि आप कर्जा लेते हैं और इसकी वजह से आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, IMF के प्रोग्राम के अंदर भी अगर आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें तो काम वही होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे आगे अगर हम प्रोग्राम में जाते हैं जो वैसी हमारे मुल्क की ज़रूरत है। टैक्स नेट आपने वाइडन करना है, सर्कुलर डेट का आपने खात्मा करना है, 100 अरब रुपए जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में लगते हैं उसे बचाते हैं। टैक्स नेट को जो वाइडन करना है उस पर जो जब कोशिश की गई कि दुकानदारों को नेट में लाया जाए, रियल एस्टेट वालों को लाया जाए, काश्तकारों को लाया जाए, तब रेजिस्टेंस का सामना ऐसा सही कह रहे हैं तो करना नहीं, और बिल्कुल करना पड़ेगा जी। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज अ मेंबर ऑफ माय पार्टी, एज समवन हु हैज हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग ऑन इकोनॉमिक मैटर्स इन दिस कंट्री, मैं आपको वाकई में बताता हूँ जी, ये पॉलिटिकल विल अपनी जगह और ओवरऑल मैसेजिंग जिसमें मीडिया का भी किरदार है, ये बनानी होगी कि ये इसमें सबको अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा। किसी एक तबके के ऊपर, सैलरी क्लास के ऊपर ख़ास तौर पे ये आप बार बार बोझ नहीं डाल सकते और हमें ये बर्डन भी स्प्रेड करना होगा। और जो हम टैक्स रेवेन्यूज़ को जो हम बढ़ाना चाह रहे हैं वो तभी बढ़ेंगे जब सब अपना हिस्सा डालेंगे। ताकि विल तो नहीं है ना सर? नहीं, देखिए पॉलिटिकल विल है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन में कैसे पीपल्स पार्टी नहीं साथ दे रही है? नहीं, देखिए हम तो हुकूमत है ना जी, और पीपल्स पार्टी के भी मुतज़ाद बयानात हैं। अच्छा। मैं हाँ जी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने खुद भी प्राइवेटाइजेशन की है। नवीद कमर साहब उनके प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रहे हैं 90 की दहाई में। उन्होंने अब क्यों ना अभी कभी देखिए, अब मैं ज़्यादा इसमें पीपल्स शहरी रहमान साहब का एक बयान आया था 2 दिन पहले कि वो प्राइवेटाइजेशन नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इटसेल्फ प्राइवेटाइजेशन का एक तरीक़ाकार है। आप लीज भी कर सकते हैं, आप मेजॉरिटी शेयर बेच सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। तो बुनियादी तौर पे आई डोंट थिंक किसी को प्राइवेटाइजेशन से इख्तलाफ हो सकता है। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर ले लें और टेलीकॉम सेक्टर देख लें। आप दोनों लार्जली प्राइवेटाइज्ड हैं। दोनों की सर्विस डिलीवरी पाकिस्तान की आवाम के लिए और सेक्टर से बेहतर है। दोनों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं। इसके अलावा और ये दोनों सेक्टर्स और बहुत सारे सेक्टर से पाकिस्तान में टैक्स भी ज़्यादा अदा करते हैं। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन को इसी तरह हमें बिला वजह नहीं कहना चाहिए कि ख़राब बात है। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है। हुकूमत का काम है कि खुशगवार माहौल बनाए इन्वेस्टर और कारोबारों के लिए, ताकि नौकरियां बने, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हो, सर्विस डिलीवरी आवाम के लिए बेहतर हो। और ये जो 100 अरब रुपए हम ये लॉस मेकिंग ख़राब परफॉर्मेंस देने वाली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में डालते हैं, ये पैसे भी बचें,
PIA अगर आज अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज होगी और उसके अंदर ये बात भी अहम है कि जो एम्प्लॉयज़ की राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए, उनको इंगेज किया जाए, तो PIA कल खुद बेहतर इदारा भी होगा। आप जो 100 अरब रुपए उसमें डालते हैं उससे भी आप बचेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ भी खुश होंगे। इट कैन बी अ विन-विन सिचुएशन। और इतने अरसे से बिलाल साहब हम सुनते ही आ रहे हैं ना कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए PIA को, फिर एक आता है अगलों ने नहीं करने दिया, पिछलों ने नहीं करने दिया, और अब भी जिस तरह पीपल्स पार्टी का फ्रेब ने जिक्र किया, अभी एक प्रोसेस चल रही है। देखिए अभी एक प्रोसेस चल रही है जो केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान भी जारी थी, वो अब ड्यू डिलिजेंस फेज पे है, जिसके अंदर कुछ मराहिल होते हैं एक प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन के, तो वो काम जारी है। उस जारी काम का ही जायजा हमारी हुकूमत ने आके लिया है और अभी से उसमें अगर कहीं टिंकरिंग रिक्वायर्ड है तो वो भी देख रहे हैं, मगर प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। आई एम सर्टन, मैं जितना पीपल्स पार्टी के कॉलीग्स को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी जानता हूँ, आई एम सर्टन के यकीनन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे, बट आई डोंट थिंक एनीवन बिलीव्स कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। एक सवाल जो आपने बड़ा अहम कहा कि हम इससे इस पूरे कर्ज़ों के, और आपने भी बात की कि कर्ज़ों के साइकिल से हम कब जान छुड़ाएंगे। देखिए ये तब छुटेगी जान जब आप मुस्तकिल तौर पर ये जो बुनियादी आपके स्ट्रक्चरल मसाइल हैं इसका हल करेंगे और साथ ही साथ आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। जब तक आपकी बतौर कौम डॉलर कमाने की कुव्वत नहीं बढ़ेगी तो आपके बार बार यही होगा कि जब भी मईशत एक सर्टन ग्रोथ लेवल से ऊपर जाती है, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स उस तरह ग्रो नहीं करती, आपके पास ज़र मुबादला ज़खायर का एक क्राइसिस आता है और फिर आपको वो डॉलर्स के क्राइसिस को पूरा करने के लिए आपको बिलाल साहब, लेकिन ये ग्रोथ हम कैसे बढ़ाएंगे? चूँकि देखें आप लोग हमेशा एक बात करते हैं कि जी जैसे हमने 2013 में पाकिस्तान में को तरक्की की राह पे डाला, हम उस तरह ही काम करेंगे। उस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंटरेस्ट रेट वाज एट 6%, राइट? अभी 2 दिन पहले बता दें 22% पे है इंटरेस्ट। ये तो हम 18 में वहाँ पे छोड़ के गए थे। देखिए अगर 22% है, हाईएस्ट तो है ना सर? जी जी। अगर इंटरेस्ट रेट हाई तो जाहिर है ग्रोथ रेट तो आपका देखिए वो स्टेट बैंक बुनियादी तौर पे, और ये स्टेट बैंक फैसला करता है, ये हुकूमत का फैसला नहीं होता, स्टेट बैंक की एक ऑटोनॉमी है, मगर उनके फैसले का तयन भी महंगाई की शरह को देख के होता है। तो ये यकीनन हमारी स्टेट बैंक उसको एज ए टूल इस्तेमाल करता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो कोशिश, मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन कम हो। यकीनन हमें आगे डिमांड और सप्लाई भी एसेंशियल आइटम्स की देख के मुआशी बेहतरी ला के महंगाई को नीचे लाएंगे। जी, आप महंगाई को नीचे लाएंगे, आप ये बुनियादी आपके एनर्जी के जो मसाइल हैं इसको आप बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप महंगी ईंधन पे रिलाई कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको जितना ज़्यादा सोलर पे शिफ्ट करेंगे, आपकी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल कम होगी, आपकी डॉलर एक्सपोजर कम होगा, आप सस्ती बिजली बना सकेंगे तो सस्ती बेचेंगे, कारोबार आगे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो गए। तो ये मैं आपको मिसाल दी, इसलिए जब हम ये बात करते हैं मुश्किल फैसलों की, तो मुश्किल फैसले ये हैं जो जब तक आप सीधे नहीं करेंगे तो ना आपका घर में रहने वाला शहरी अपने घर में उसकी कुव्वत खरीद बेहतर होगी, ना कारोबार करने वाले की कारोबारी जो मार्जिन्स हैं या जो उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी वो बेहतर होगी। तो हमें ये चीज़ें इसलिए होलिस्टिकली लेके चलनी होगी, पॉलिटिकल विल दरकार है। आप सही कह रहे हैं, बहुत दफ़ा ये इश्यूज़ के हल सब जानते हैं, कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं बातें करने की, ठीक है, कोशिश करेंगे। अच्छा, ऑस्टेरिटी मूवमेंट पे कितना यकीन रखते हैं आप? देखिए ये बात ने खैर से ऐसी बात तो नहीं की। तो नंबर 1 कैंडिडेट गुफ्तगू है, जैसे घर में नहीं होता कि तनख्वाह कम आ रही है तो जरा आज इफ्तारी में हौलात रखने हैं, अखराजात कम करने, तो घर की बात कर रहा था। देखिए बात ये, नंबर 1 मेरा कोई गिला नहीं था जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो, और जो इश्यूज आप डिस्कस कर रहे थे ये वाकई में अहम है। बस ये फ़र्क ज़रूर है कि अब आप आमतौर पे मॉर्निंग शो के गेटअप में होते हैं, आज आप यू ड्रेस्ड फॉर रमज़ान एंड पोटेंशियली फॉर ईद एज वेल। बट देखिए बात यह है कि जो आपने ऑस्टेरिटी की बात की, हुकूमत अभी भी, आई थिंक आपने कहा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी ऑस्टेरिटी मेजर्स आए, अभी भी हुकूमत हर वक्त देख रही होती है कि कहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है और होनी चाहिए। देखिए ये जनरली वेदर एक छोटा इदारा हो बड़ा इदारा हो, एवरीवेयर यू शुड बी मेकिंग श्योर कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है, टैक्स पेयर्स मनी है, अगर आपके पास बजट है भी तो यू शुड स्पेंड इट रिस्पॉन्सिबली। मगर पूछ लूँ जी वज़ीर आज़म हाउस में अभी भी वो भैंसें वगैरह हैं जो पहले की दफ़ा बेच दी थी? मेरे इल्म में नहीं है जी, आई डोंट थिंक देयर एनी लॉन्गर। मगर देखिए बात ये कि ऑस्टेरिटी का एक पैगाम ज़रूर होता है, सिंबलिज्म होता है कि आप ये अवाम को दिखाते हैं कि ये नहीं है कि यू आर विलिंग टू, जब हाईएस्ट ऑफिसेस के अंदर आप एक सर्टन देखते हैं कि एक्सपेंडिचर रिडक्शन हो रही है, सिक्योरिटी जितना इसरार करती है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती, जितनी सादगी हो सकती है एक विदाउट अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क या जो आपने काम करना होता है, तो यकीनन एक पैगाम जाता है कि आप ये जो लोग फैसले करने के पोजीशन में हैं वो इस मामले को सीरियसली लेते हैं।
तो ये मामला आई थिंक आप देखेंगे जारी रहेगा। और भी है क्योंकि जब तनकीद की जाए सर, जैसे कि एक तनकीद की जा रही है मरीम नवाज साहिबा पर कि वो जो BMW गाड़ी उसका टायर बदलना, वो करोड़ों के मालिक में टायर बदले जाते हैं, उस पे अज़म बुखारी साहब कहते हैं कि जी देखें पिछले वालों ने भी चेंज कराए थे। ये क्या लॉजिक होती है कि अगर चीज़ पॉइंट आउट की जाए तो ये जवाब दीजिए कि पिछलों ने भी तो करवाए थे, पहले भी होते आए। देखिए जी, मुझे इस स्पेसिफिक इशू के स्पेसिफिक्स नहीं पता, मगर मैं मरीम नवाज साहिबा के साथ मैंने काम किया जी। मैं उनके इब्तदाई दिन भी जो थे व्हेन चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने आगाज़ किया, तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग देयर एंड एज अ वर्कर ऑफ माई पार्टी आई वाज देयर टू असिस्ट एज मच एज आई कुड। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ चूँकि मैंने विटनेस किया, शी हैज़ बीन वेरी कॉन्शियस इन मामलात में कि बिल्कुल सिंपल हो सके, मतलब टू द एक्सटेंट कि आप अपनी इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समटाइम्स इवन आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं और वो इसरार कर रहे होते हैं कि जी हम सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। शी सेड वी शुड इंश्योर कि देयर आर नो ट्रैफिक ब्लॉक्स। शी समटाइम्स इवन आस्क्ड कि मुझे बताया जाए कि कितनी देर के लिए एक चौक पे मुझसे एक दफ़ा पूछा, चूँकि मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था, आई लाइक टू, मेरी गाड़ी बाहर है जी, मैं वही गाड़ी ड्राइव, आई वाज ड्राइविंग माई सेल्फ, तो आई वाज आस्क्ड वंस, मैंने कहा जी आपका कॉन्वॉय गुजर रहा था तो गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा कितनी देर रुका, मुझे सच बताओ, बिकॉज शी इज कॉन्शियस ऑफ दिस। तो देखिए रुका था जी, नहीं वो बहुत 2-2.5 मिनट का था, बिकॉज आई वाज माई सेल्फ देयर, तो वो ज़्यादा देर नहीं था। मगर बात यह है कि देयर आर सम अनअवॉइडेबल चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी एहलकार कहते हैं, मगर अदरवाइज शी इज़ हर, आई हैव सीन हर, शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह ही हैं, दे आर वेरी कीन टू इंश्योर कि कोई भी अननेसेसरी आवाम को डिस्टर्बेंस भी इसकी वजह से ना हो और कोई भी अननेसेसरी जो चीज़ है वो ना हो। अदरवाइज़ ये सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज़ हैं, इसके अंदर ख़ुद रियासत के ही अफसरान खुद बहुत चीज़ों पे इसरार करते हैं टू इंश्योर सिक्योरिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट जस्ट द इंडिविजुअल, दीज ऑफिसेज देमसेल्व्स हैव अ वैल्यू, दे हैव टू बी इंश्योर कि ये सिक्योर हों। अच्छा, माजी में ये कई बार सुना गया कि हुकूमत के काम में ब्यूरोक्रेसी रुकावट होती है, आपकी नज़र में वाकई ऐसा होता है? पाकिस्तान के सिस्टम में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं मामलात में? जी देखिए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, यकीनन होते हैं, और उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। आई थिंक ये ब्यूरोक्रेसी, और आप कोई भी काम देख लें तो उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। ओके, ये हकीकत है। आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं, देयर आर पीपल हु आर प्रोडक्टिव, देयर आर पीपल हु आर नॉट सो प्रोडक्टिव, देयर आर पीपल हु समटाइम्स आर इवन इल इंटेंशन, देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट फॉर पर्सनल गेन थिंग्स। तो आपने ये चैलेंजेस आपको होते हैं, हुकूमत में यकीनन चैलेंजेस होते हैं, आपने इंश्योर करना होता है। आई थिंक इसमें लीडरशिप का बहुत किरदार होता है, और मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जितना एक्सपोजर रहा है, यकीनन हुकूमती निज़ाम से काम निकलवाना कोई आसान काम नहीं है, मगर 2013 से 18 में इसी मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे। देखिए, यहाँ पे हर दफ़ा बहाना मिलता है कि जी मंसूबा स्टार्ट किया, कहीं स्टे ऑर्डर हो गया, कहीं कोई वजह बन गई, मगर आप अगर लीडरशिप दिखाएं और अगर आप अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम को सही तरह असेस कर सकें, उनको सही तरह से स्टेयर कर सकें, उनको मॉनिटर कर सकें, उनको अपने टोज़ पे रखें, काबिल लोगों को आगे लाएं, और मोर इम्पॉर्टेंटली और इक्वली इम्पॉर्टेंटली उनको आप ये यकीन दिलाएं कि जब वो गुड फेथ में बोल्ड स्टेप्स लेंगे जो मुल्क के मफाद में हैं, तो लीडर्स उनका साथ देंगे। तो देखिए तब काम होते हैं, मगर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डू एग्जिस्ट, और ये आई थिंक वी डू नीड अ रिव्यू। देयर आर मेनी इश्यूज विद आवर सिविल सर्विसेज एज वेल, द वे इट्स स्ट्रक्चर्ड, जिसको अक्सर सिविल सर्विस रिफॉर्म भी एक ऐसा पेंडिंग सब्जेक्ट है जिसकी बार बार बात होने चाहिए जी, और ये हमें आगे करने होंगे। हम काफ़ी इश्यूज आते हैं जी, आई थिंक कुछ कहीं पे लैक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ ऑफिसर्स जो नहीं डिज़र्व करते वो दूसरों से ज़्यादा आगे आ जाते हैं, मगर ये एक निज़ाम का एक मसला है, तो इसको भी यकीनन आहिस्ता आहिस्ता हमें बेहतर करना होगा। वैसे नया टैलेंट आगे आना, जो कि लोग एक्चुअली केपेबल हैं कि वो उन ऑफिसेज में बैठें या वो उन ओहदों पे उनको फाइज किया जाए, इस चीज़ को इस बार कैसे मेक श्योर किया जाएगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन वो लोग उन ओहदों के ऊपर होते हैं। तब आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब का, अगर आप एज प्राइम मिनिस्टर अगर आप उनकी मिसाल लें, तो ही हैज़ हैड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग पंजाब। तो उन्होंने वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो उनकी टीम थी, उन्होंने उनको टेस्ट भी किया, बहुत सारे अफसरान उनके साथ गुजरे, फिर द वंस दैट ही फेल्ट हैव परफॉर्म्ड, जिन्होंने उनके साथ ये दानिश स्कूल और पूरे पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेतहाशा चीज़ें, जो मुझे भी अब पंजाब गवर्नमेंट में थोड़ा सा जब मैं वक्त गुजारा मरीम नवाज साहबा के साथ कुछ मीटिंग्स में, तो नज़र आया, तो ख़ुद भी हम हैरान रहते हैं कि कितना काम हुआ है शहबाज साहब के वक्त में। मगर उन्होंने ये टीम आइडेंटिफाई करके उनमें से कुछ टीम मेंबर्स को आगे कैरी थ्रू भी किया है वफाक में। तो देखिए, यकीनन आप सही कह रही हैं, और ये एक मुस्तकिल चैलेंज लीडरशिप का यही होता है कि हाउ टू कंटिन्यूसली इंश्योर कि यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द पीपल हु हैव प्रॉमिस एंड हु परफॉर्म एंड हु आर नॉट परफॉर्मिंग। और क्योंकि और ये इसलिए भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है किसी भी एग्जीक्यूटिव का, किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का इसमें, क्योंकि जब तक उनकी टीम की सिलेक्शन बेहतर नहीं होगी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं होगी। तो आप
ये देखेंगे जी, ये विद एक्सपीरियंस भी आता है। ये आई थिंक काम करने के साथ साथ जितना एक वज़ीर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला एक काम में ज़्यादा खुपते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, उतना ही उनको खुद निशानदेही और आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाती है कि हु इज़ परफॉर्मिंग एंड हु इज़ नॉट। तो आई थिंक आप देखेंगी कि पंजाब हुकूमत में भी, वफाकी हुकूमत में भी आपको परफॉर्मिंग ऑफिसर्स आगे नजर आएंगे। इट्स पाकिस्तानी पीपल जिनके लिए चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।